एनालिसिस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड विटनेस। पोक्सो एक्ट में बच्चों का क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत टेढ़ा मसला है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वे बड़े व्यक्तियों में एक रक्षक को देखना चाहते हैं, तो इसलिए यदि आप उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनका विश्वास जीत लेते हैं तो वे बिल्कुल सच बोल देते हैं। यह बालकों के क्रॉस एग्जामिनेशन का एक जरूरी सूत्र है। उन पर विश्वास करो और उनका विश्वास पाओ। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कल हमने बच्ची के केस, उसके बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन को पढ़ा था। यह भी देखा था कि एक बच्चे के 1.5 पेज के क्रॉस एग्जामिनेशन ने कैसे पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को उड़ा दिया था। अब हम पॉइंट वाइज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। यह आज का वीडियो उन एडवोकेट्स के लिए और उन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका सामना ऐसे चाइल्ड विटनेसेस के साथ होना बाकी है या आमतौर से होता रहता है। केस के अनुसार 100 नंबर वाली शिकायत में बताया गया था कि जूस वाला एक बच्ची के साथ गलत काम कर गया है, जबकि चार्जशीट के अनुसार एसआई कविता ने मौके पर पहुंचकर मौसी के बयान लिए, जिसके मुताबिक आरोपी ने घर में घुसते समय बच्ची के फ्रॉक में हाथ डाला था। फ्रॉक में हाथ डालना अपराध है और इसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बच्ची के बयान ने स्थिति पलट दी थी। आप उस सवाल पर ध्यान दें जब हमने पूछा था, सवाल था पुलिस वाले क्या मोटरसाइकिल पर आए थे, और बच्चे ने जवाब दिया था नहीं, उनकी गाड़ी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पीसीआर की गाड़ी आई थी। यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि संभव है कि एसआई कविता कार में आई हो, लेकिन ऐसा होता तो वह घर के सब लोगों को अपनी कार में बैठाकर थाने नहीं ले जाती। हमने स्पष्ट सवाल बच्ची से पूछा था कि पुलिस के साथ कौन कौन थाने गए थे, और उसने जवाब दिया था हम सब थे, मैं, मम्मी, पापा, मौसी, नानू, सब के सब। तो इन 2 उत्तरों से यह साफ हो जाता है कि चार्जशीट में लिखी बातें ठीक नहीं है, यानी कि सेक्शन 173 सीआरपीसी की पुलिस रिपोर्ट सही नहीं बनी हुई है। इससे चार्जशीट की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग जाता है। कानून की प्रिजम्पशन यह है कि प्रत्येक बात सत्य है, जो भी चार्जशीट में लिखी है उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। इस तरह आप इस लीगल प्रिजम्पशन को तोड़ देते हैं और आपके आरोपी क्लाइंट की राह आसान होने लगती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार आरोपी अपना गुनाह करके भाग गया था, जबकि यहाँ बच्ची ने बताया कि नहीं, वह तो वहीं पकड़ा गया था और मौसी ने उसको पकड़ा था तथा पुलिस को मौका पर ही आरोपी को सौंप दिया गया था, जबकि चार्जशीट के अनुसार वह बाद में पुलिस ने रेड करके पकड़ा था और उसकी गिरफ्तारी दूसरे तरीके से की गई थी। मतलब यह हुआ कि चार्जशीट यहाँ भी गलत पाई गई है। चार्जशीट में दी गई प्रोसिक्यूशन स्टोरी कहती है कि घटना के वक्त बच्ची सड़क से आकर घर में प्रवेश कर रही थी, जबकि बच्ची ने कुछ और बताया था। देखिए, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, जब लड़के ने बोला तो आप कहाँ खड़ी थी? आंसर, डोर में, इन द डोर। कौन सा डोर बेटा? वही मेन वाला डोर। तो आपके साथ और कौन था? लाली थी। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली एक दूसरी लड़की लाली थी। बच्ची ने बताया कि वह लाली के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हुई थी, यानी कि चार्जशीट की यह बात भी गलत है कि बच्ची बाहर से आकर घर में प्रवेश कर रही थी तथा अकेली थी। प्रोसिक्यूशन की यह बात भी गलत सिद्ध हुई कि घटना के समय बच्ची की मां घर पर नहीं थी तथा मौसी ने बच्ची की मां तथा पिता को सूचित किया था। इस सवाल पर ध्यान दें। क्वेश्चन, क्या मौसी के साथ मम्मी भी नीचे आई थी? आंसर, हाँ, आई थी। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से यह पता लगता है कि बच्ची फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी और वह ऊपर से नीचे आती थी कहीं भी बाहर जाने के लिए। बाहर से जब अपने घर में आती थी तो जीने का प्रयोग करती थी। तो यहाँ यह पता लगा कि उसकी मम्मी और मौसी दोनों ऊपर से नीचे आई थी, एक साथ आई थी और बच्ची नीचे। तो इन बातों से यहां तक यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि चार्जशीट में बातों को उस तरह से नहीं लिखा गया है जैसे कि वे वास्तविकता में घटित हुई थी। यह दिखाता है कि इस चार्जशीट में झूठी बातें लिखी गई हैं। वह बच्ची आरोपी को भी नहीं जानती थी। वह जूस वाला है कि जूस वाले का लड़का है। जूस वाला तो उसने मौसी के कहने पर बोला था। याद कीजिए सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन था, आपको किसने बताया था कि वो जूस वाले का लड़का है? क्या मौसी ने बताया था? और उस बच्चे ने जवाब दिया था हाँ। यह सबके द्वारा माना जाने वाला तथ्य है कि बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है, उनको ट्यूटर किया जा सकता है। सिखाया पढ़ाया बच्चा वही बोलेगा जो उसे ट्यूटर किया गया है। तो इस पहले ही प्रश्न से यह बात सामने आ गई है कि उस बच्चे को सिखा पढ़ाकर आरोपी का नाम बताया गया था। यही बात यहां साफ हो गई थी। जब उस क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने इस ट्यूटरिंग वाले पॉइंट को फिर से बाद में भी स्पष्ट किया था, याद कीजिए वह सवाल, क्या आपको मौसी ने बताया था कि क्या बोलना है? और बच्चे ने जवाब दिया था हाँ।
इससे यह जाहिर है कि बच्ची ने आरोपी का नाम भी मौसी के सिखाने पर लिया था। आज का बयान भी वह मौसी के सिखाए अनुसार दे रही है। इस सारे आरोप में मौसी की विशेष भूमिका दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मौसी अपनी किसी दुश्मनी के कारण आरोपी का कुछ अहित करना चाह रही थी। जब मौसी का नंबर आया तो हमने उसका क्रॉस किया और कोर्ट में यह दिखाया कि मौसी और आरोपी का पुराना प्रेम प्रसंग था। किसी बात पर वह आरोपी से नाराज थी और उसने आरोपी पर दबाव डालने के लिए उसे घर पर बुलाया था और झूठा आरोप लगाकर पुलिस को सौंप दिया था। इस तरह के झूठे आरोपों का दुष्प्रभाव यह होता है कि जिन बालिकाओं को सही में कानूनी संरक्षण की जरूरत होती है, उन पर भी लोग बाग यकीन नहीं कर पाते हैं। झूठे आरोपों का यह सिलसिला कुछ पुरुषों को तो परेशान कर ही रहा है, इससे महिलाओं की छवि भी बहुत खराब हो चुकी है। लोग बाग उन पर सहसा विश्वास नहीं कर पाते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।